हेलो। हाँ बेटा, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है ना? चलो बढ़िया है। तो क्या पढ़ना है आज, कुछ आइडिया है क्या? याद है कुछ? पिछली बार हम क्या बताए थे? फंजाई, किंगडम फंजाई खत्म हो गया था आई गेस। अच्छा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। किंगडम फंजाई कंप्लीट हो गया, ओके। तो मुझे बताओ, माइकोराइजा हमने कंप्लीट किया था? माइकोराइजा, लाइकेंस। हाँ, मतलब आज फिर वायरसेस बताऊंगा। ठीक है भाई। आज हम पढ़ने वाले हैं वायरसेस एंड वायरॉइड्स। लेकिन 4-5 मिनट वेट कर लें। हाँ, ओके। गुड आफ्टरनून बंटी, कैसे हो बेटा? मैं भी ठीक हूँ। बस 5 मिनट वेट कर लो, देखता हूँ कौन कौन ज्वाइन करेगा। उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है? हेलो, गुड इवनिंग। चलो भाई, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना? ओके। तो सुनो फिर, तुम लोग को याद होगा, मैंने बताया था किसी लेक्चर में, रॉबर्ट विटाकर ने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया था। याद है क्या उस क्लासिफिकेशन सिस्टम का नाम? कौन बोलेगा? रॉबर्ट विटाकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम, एनीबॉडी? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, वेरी गुड। तो रॉबर्ट विटाकर ने जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया था, उसमें वायरसेस को किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया था। Viruses were not given any place in the five kingdom classification of Robert Whittaker. 5 किंगडम रखे थे। किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया को रखा, सायानोबैक्टीरिया को रखा, है ना, आर्की बैक्टीरिया को रखा था। किंगडम प्रोटिस्टा में रखा था यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को मतलब डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स, यूग्लिनोफाइट्स। किंगडम फंजाई में रखा था फंगी को। फिर किंगडम प्लांटी, उसमें प्लांट किंगडम एंड किंगडम एनिमेलिया। वायरसेस के लिए कोई किंगडम नहीं था, ठीक है? तो पहला पॉइंट हम यही रखेंगे कि इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, no place for viruses, no place for viruses. ठीक है जी। वायरसेस क्या है बेटा? वायरसेस आर इंफेक्शियस एजेंट्स। वायरसेस हमेशा होस्ट सेल में इंफेक्शन ही कराते हैं, इसलिए हमने लिखा दे आर इंफेक्शियस एजेंट्स
having acellular organization. ये पॉइंट बहुत जरूरी है। acellular organization मतलब क्या है? acellular organization का इसका मतलब बेटा ये है कि वायरसेस के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते। सेल ऑर्गेनल्स मतलब वायरसेस के अंदर कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया ढूंढेंगे, नहीं है। क्लोरोप्लास्ट ढूंढेंगे, नहीं है। राइबोसोम्स ढूंढेंगे, नहीं है। नथिंग इज देयर। इनमें सिर्फ और सिर्फ ओनली दो चीजें होती हैं। ध्यान से सुनना। दे ओनली हैव प्रोटीन, मेन ये एक तो इनमें प्रोटीन्स होते हैं प्लस जेनेटिक मटेरियल। बाकी कोई चीज इनमें नहीं होती। कोई भी सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता इनमें। अब भाई कोई सेल्यूलर और सेल ऑर्गेनल है ही नहीं इनमें, प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है, केवल इनमें जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल मतलब या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, और प्रोटीन्स होते हैं। क्योंकि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि सेल ऑर्गेनल्स इनमें है ही नहीं, दैट इज व्हाई हमने लिखा दे हैव गॉट एन एसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दे आर इन्फेक्शियस एजेंट्स विथ एसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एक और पॉइंट आप अपनी किताब में देख सकते हो, दे आर एन एक्सेप्शन टू सेल थियरी। तुम लोग ने 9th क्लास में सेल थियरी पढ़ा है, यहां पर भी पढ़ोगे सेल बायोलॉजी में। एक्सेप्शन टू सेल थियरी, एक्सेप्शन टू सेल थियरी। अगर तुम लोगों को याद होगा बेटा, सेल थियरी क्या बोलती है? सेल थियरी के अकॉर्डिंग एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ, है ना? लेकिन वायरसेस सेल्स के बने होते ही नहीं, क्योंकि हमने ऊपर लिखा दे आर एसेल्यूलर। इनमें सेल्यूलर स्ट्रक्चर है ही नहीं। वायरसेस आर नॉट हैविंग एनी सेल्यूलर स्ट्रक्चर, तभी हमने लिखा दे आर एसेल्यूलर। दैट इज व्हाई यहां पर हम लिख रहे हैं कि दे आर एक्सेप्शंस टू सेल थियरी, क्योंकि सेल थियरी के अकॉर्डिंग हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ना सेल्स का बना होता है। अब वायरसेस लिविंग है या नॉन लिविंग? ये कभी लिविंग भी होते हैं, कभी नॉन लिविंग। जब ये होस्ट सेल के अंदर जाते हैं तब ये लिविंग होते हैं। तो लिविंग जब ये होंगे तब इनमें सेल्यूलर स्ट्रक्चर होना पड़ेगा ना, बट होता ही नहीं। तो हो गया ना ये एक्सेप्शन सेल थियरी का। समझ रहे हो बात? वायरसेस जब होस्ट सेल के अंदर होगी तब इनमें सेल्यूलर स्ट्रक्चर होना चाहिए था, तब ये लिविंग है। लेकिन तब भी ये सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन दिखाते ही नहीं है। दैट इज व्हाई हमने लिखा यहां पर दे शो एन एक्सेप्शन टू द सेल थियरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। मैंने कहा वायरसेस कभी लिविंग हो सकते हैं, कभी नॉन लिविंग। जब ये सेल के अंदर होस्ट की बॉडी के अंदर गया तब ये लिविंग है, लेकिन अगर ये होस्ट की बॉडी के बाहर है तब ये नॉन लिविंग होते हैं। इसका मतलब ये लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है ना? कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो ये भी हम बोल सकते हैं ना, ये नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है। वायरसेस आर अ कनेक्टिंग लिंक, connecting link between non-living and living organisms. Non-living and living organisms. ठीक है, अब मैंने कहा कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कनेक्टिंग लिंक का मतलब ही है इनमें दोनों तरह के कैरेक्टर्स होंगे। क्या क्या?
नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, और बेटा इनमें लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं उनको हम कनेक्टिंग लिंक्स बोलते हैं, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे अगर तुम लोगों को याद होगा, मैंने तुम लोगों को एनिमल किंगडम पढ़ाया हुआ है। एनिमल किंगडम में मैंने कहा है बहुत सारे कनेक्टिंग लिंक्स। याद होगा तुम लोगों को मैंने कहा था लिमुलस, किंग क्रैब, सॉरी लिमुलस तो लिविंग फॉसिल है, उसको छोड़िए। मैंने आप लोगों को कहा था यूग्लिना, याद होगा। यूग्लिना में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस भी करता है। जब सनलाइट में होगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा प्लांट के जैसे, लेकिन जब ये अंधेरे की तरफ जाता है तब वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, तब वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं दिखाएगा, तब वो दिखाएगा कौन सा न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एनिमल के जैसे। तो इस हिसाब से यूग्लिना क्या है, वो एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्यों? क्योंकि उसमें प्लांट वाला कैरेक्टर भी है बेटा और एनिमल वाला कैरेक्टर भी है। उसी तरह वायरसेस में नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। तभी हम बोलेंगे दे आर द कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हम इनके कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखेंगे और कुछ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखेंगे। वायरसेस के बेटा कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ये रहे। पहला नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक, दे लैक प्रोटोप्लाज्म। वायरसेस में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। प्रोटोप्लाज्म मैं तुम लोगों को समझा चुका हूं। प्रोटोप्लाज्म का मतलब है लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल, लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ सेल, लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ सेल। लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ सेल मतलब पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म के अंदर के सेल ऑर्गेनेल्स। ये चीजें वायरसेस के अंदर नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये चीजें नहीं होती। दूसरा वाला नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक देखिए बेटा, वायरसेस आर शोइंग inability to live independent of a cell, independent of living cells। जब तक इनको लिविंग सेल्स नहीं मिलेंगे, जब तक ये लिविंग सेल्स के अंदर नहीं जाएंगे, तब तक ये जिंदा नहीं रह सकते, तब तक ये नॉन लिविंग है। इनमें इनेबिलिटी है। इनेबिलिटी मतलब इनमें इंडिपेंडेंट रहने की ताकत है ही नहीं। इंडिपेंडेंट मतलब अलग से, आउटसाइड लिविंग सेल्स, अलग से जिंदा रहने की एबिलिटी इनमें है ही नहीं। ये हमेशा अगर सरवाइव करना चाहते हैं तो इनको लिविंग सेल्स के अंदर, होस्ट सेल्स के अंदर जाना ही पड़ेगा। वही मैंने लिखा, दे शो इनेबिलिटी टू लिव इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सेल्स। तीसरा लिविंग कैरेक्टरिस्टिक देखिए बेटा जी, इनमें कोई रेस्पिरेशन नहीं होता, एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन, एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन। आप लोगों को याद होगा रेस्पिरेशन का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। ये फूड को ब्रेक ही नहीं कर पाते, एनर्जी इनमें नहीं निकल पाती, तभी हमने लिखा दे आर शोइंग द एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन। इनमें बेटा जी ग्रोथ और सेल डिवीजन, सेल है ही नहीं तो ग्रोथ एंड डिवीजन में लिखो, ग्रोथ and division is absent, growth and division absent।
ठीक है। और एक कैरेक्टर है बेटा, जैसे हम लोग या लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। हम लोग एनर्जी स्टोर करते हैं बेटा, कैसे? हम लोग एनर्जी स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इनमें एनर्जी स्टोर करने का कोई सिस्टम नहीं होता। दे कैन नॉट, या ऐसे लिखूं, दे लैक एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम। एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम, ये एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम का मतलब, जिस तरह हम लोग एनर्जी जमा रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम केमिकल्स लाइक एटीपी, उस तरह इनके अंदर ये एनर्जी वाले केमिकल्स नहीं होते। तो ये कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये नॉन लिविंग कैरेक्टर्स तभी दिखाएंगे जब ये किसी होस्ट सेल के बाहर होंगे। लेकिन जब ये वायरसेस किसी होस्ट सेल के अंदर चले जाते हैं, तब ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं बेटा जी। कौन कौन से लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएंगे आपको हम बताते हैं। When viruses enter a host cell, then they show some living characteristics. कौन से लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स? पहला वाला लिविंग कैरेक्टरिस्टिक, एबिलिटी टू मल्टीप्लाई। होस्ट सेल के अंदर ये डिवाइड होते हैं। डिवाइड मतलब इनका पॉपुलेशन ग्रो होता है, लेकिन होस्ट सेल के बाहर इनमें डिवीजन नहीं हो पाता। एबिलिटी टू मल्टीप्लाई। दूसरी बात, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इनमें बेटा जेनेटिक मटेरियल होता है। मैंने ऊपर लिखा, वायरसेस में मेनली दो चीजें होती है, जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन्स। तो वही हम लिखेंगे, प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब या तो डीएनए होगा मेनली, या किसी किसी वायरस में आरएनए भी होता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब है बेटा ऐसी कोई चीज जिसके अंदर कैरेक्टर्स स्टोर रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, राइट। हम लोगों में कैरेक्टर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के डीएनए के अंदर इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। तो इनके पास भी जेनेटिक मटेरियल है, तो जाहिर सी बात है बेटा इनके पास भी जीन्स होंगे। उन्हीं जीन्स के थ्रू ये कैरेक्टर्स शो करते हैं, बट ये कैरेक्टर्स शो करेंगे तब जब ये लिविंग सेल्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। तीसरा लिविंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखिए, ऊपर मैंने लिखा वायरसेस बने होते हैं प्रोटीन्स और जेनेटिक मटेरियल की। प्रोटीन क्या है बेटा? प्रोटीन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। प्रोटीन इज अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। उसी तरह जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए और आरएनए, इट इज आल्सो एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बेटा जी हम बायोमॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, राइट। तो मैं लिखूंगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह इनमें भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो दे आर formed of organic molecules. They are formed of organic molecules like proteins and DNA, या आप न्यूक्लिक एसिड्स भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये थे कुछ लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स वायरसेस के। इस पेज को आप बेटा जी स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए, फिर मैं अगले पेज पे जाऊंगा। हाँ जी, मैं वेट कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया।
चलो भाई चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं वायरसेस के स्ट्रक्चर की। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। अच्छा, एक काम करूंगा, मैं कुछ डायग्राम ढूंढता हूं, थोड़ा सा आप वेट करिए। अगर मुझे अच्छा सा डायग्राम मिला तो मैं आपको वो डायग्राम दिखाऊंगा, वेट करिए। मिल गया, आपके मतलब का डायग्राम मिल गया। क्या ये डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं? हाँ, ये डायग्राम्स विजिबल है ना, सबको दिख रहे हैं ना? ओके, बस ध्यान से देखिए। इस बेटा डायग्राम में वायरसेस का स्ट्रक्चर बताया हुआ है और वायरसेस के दो टाइप्स बताए हैं, आप ध्यान से देखिए। पहला टाइप है एनवलप्ड वायरसेस और दूसरा टाइप है नॉन एनवलप्ड वायरसेस। ठीक है, सबसे पहले हम बेटा नॉन एनवलप्ड वायरसेस की बात करेंगे। देख लो, इस नॉन एनवलप्ड वायरस में दो चीजें होती हैं, एक डीएनए और आरएनए। डीएनए या आरएनए को हम आसान भाषा में न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इनका स्ट्रक्चर मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में अच्छे से समझाऊंगा, राइट। तो न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, डिपेंड करता है वायरस कौन सा वाला। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड के बाहर बेटा जी एक कवर मिलेगा आपको। इस कवर को हम बोलते हैं कैप्सिड। ये रहा कैप्सिड। ठीक है, अब ये कैप्सिड किस चीज का बना होता है बेटा जी? कैप्सिड बना होता है प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स, छोटे छोटे प्रोटीन यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तब जाके एक बड़ा सा कवर बनेगा, जिस कवर को हम कैप्सिड बोलते हैं। इसी कैप्सिड के अंदर न्यूक्लिक एसिड रखा होगा, या तो डीएनए या तो आरएनए। ठीक है ना? तो क्या बोला मैंने बेटा? जो कैप्सिड होता है, कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ small protein units, large number of small protein units, छोटे छोटे प्रोटीन यूनिट्स का बना होता है। उन प्रोटीन यूनिट्स को हम बोलते हैं कैप्सोमेयर्स। कैप्सोमेयर्स, ठीक है। मतलब कहने का यह है, हम लोग अगर मकान बनाएंगे, मकान ईंटों का बना है, ब्रिक्स का, लेकिन अगर मकान के ब्रिक्स दीवारों की तरफ देखेंगे, हमको तो अंदर से दीवारें दिखती हैं। दीवारों के बारे में सोचिए बेटा, दीवारें बनी होती हैं किस चीज से? छोटे छोटे यूनिट्स से। उन यूनिट्स को हम ब्रिक्स बोलते हैं।
उन्हीं दीवारों के अंदर जो जगह होती है उस जगह में हम अपना सामान रखते हैं। यहाँ पर भी वही कहानी, ये जो कवरिंग है, ब्लू कलर के बॉल से जो कवरिंग दिखाई है, इस कवरिंग का नाम है कैप्सिड। और ये कैप्सिड छोटे छोटे यूनिट्स का बना होता है। ये एक यूनिट है, प्रोटीन यूनिट्स। इन्हीं प्रोटीन यूनिट्स को बेटा हम कैप्सोमेयर्स बोलते हैं। ठीक है, तो नॉन एनवलप्ड वायरसेस बेटा दो चीजों का बना होता है। क्या? न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड। कैप्सिड एक्सटर्नल कवरिंग है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड भरा होगा। कैप्सिड छोटे छोटे प्रोटीन यूनिट्स का बना होता है विच आर नोन एज कैप्सोमियर्स। और ये न्यूक्लिक एसिड बेटा डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। ये हम बस अभी थोड़ी देर के बाद बोलेंगे। ऐसे वायरसेस जिनमें बस दो ही चीजें होती हैं, इनको हम नॉन एनवलप्ड वायरसेस बोलेंगे। अब बात करते हैं एनवलप्ड वायरसेस की। दूसरे कलर से मैं आपको दिखाऊंगा। ऊपर लिखा है एनवलप्ड वायरसेस। एनवलप्ड वायरस में क्या क्या चीजें देख लीजिए। सबसे पहले बेटा कैप्सिड। अगेन ये कैप्सिड किस चीज का बना होगा? छोटे छोटे कैप्सोमियर्स का। कैप्सिड which is composed of protein units. These protein units are known as कैप्सोमेयर्स। ठीक है ना? और इस कैप्सिड के अंदर अगेन बेटा क्या लगा होगा? कैप्सिड के अंदर लगा होगा न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड इधर डीएनए हो सकता है और आरएनए। जो जो चीज मैं लिख रहा हूं ना, आप उसी के ऊपर ध्यान दो। इस डायग्राम में जो पहले से लिखा होगा ना, वो मैंने टच नहीं किया। जिस जिस चीज के बारे में बोलूंगा बस आप उसको ध्यान रखो। ठीक है, अब देखो, इन एनवलप्ड वायरसेस में कैप्सिड के बाहर भी एक कवरिंग होती है। दिख रहा होगा तुम लोगों को कैप्सिड के बाहर की कवरिंग। लो, ये रही। मैं ऑरेंज कलर से आपको वो कवरिंग दिखा रहा हूं। जिन वायरसेस में कैप्सिड के बाहर भी एक कवरिंग लगी होती है, उन वायरसेस को बेटा हम बोलते हैं एनवलप्ड वायरसेस। देख रहे हो, ये है एनवलप। ठीक है, और बेटा ये एनवलप किस चीज का बना होता है? ऑफ व्हाट इट इज कंपोज्ड? एनवलप इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। एनवलप बना होता है तीन चीजों का। किस किस चीज का? प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, यहां पर ध्यान रखो, एनवलप का जो प्रोटीन पार्ट है, मतलब एनवलप के अंदर जो प्रोटीन्स है, वो वायरस खुद ही बनाता है। प्रोटीन्स आर ऑफ वायरल ओरिजिन, या मैं लिखूंगा दे आर फ्रॉम द वायरस। बाकी बचे कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। एनवलप के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स होंगे, ये जी ग्रीन कलर से मैं इनको मार्क कर दूंगा। एनवलप के कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स जो होंगे, ये कहां से आते हैं? दे आर फ्रॉम होस्ट। मैं इस चीज को समझा दूंगा, टेंशन मत लो। जल्दी से जल्दी एक रिपीट मार देंगे, फिर मैं इस चीज को समझाऊंगा। मैंने कहा एनवलप्ड वायरसेस में तीन चीजें होती है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के बाहर एक प्रोटीन की कवरिंग होगी विच इज नोन एज कैप्सिड, और कैप्सिड बना होता है प्रोटीन यूनिट्स का, जिनको अपन कैप्सोमेयर्स बोलते हैं। कैप्सिड के बाहर भी एक कवरिंग होती है बेटा, जिसको हम एनवलप बोलते हैं। एनवलप तीन चीजों का बना होता है। प्रोटीन्स,
प्रोटीन्स वायरस के खुद के प्रोटीन्स होते हैं, ये खुद ही उनको बनाता है। लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स कहां से आते हैं? मान लीजिए जब ये वायरस यंग था, जब इसके पास एनवलप था नहीं, तब इस वायरस ने किसी होस्ट को इन्फेक्ट किया, इसने होस्ट की बॉडी से लिपिड और कार्बोहाइड्रेट चुरा लिया, उस लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को अपने प्रोटीन्स के साथ मिला के एनवलप बना दिया, तब जाके इसमें एनवलप आया। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि जब एनवलप्ड वायरसेस यंग होते हैं तब इनके पास एनवलप नहीं होता। एक बार जब ये किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट कर लेते हैं, तब ये होस्ट सेल से कुछ कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स चुरा के लाते हैं, उन चुराए हुए कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के साथ अपने प्रोटीन्स मिला के एनवलप बना देते हैं। समझ आई बात? इज इट क्लियर? हाँ, बट नॉन एनवलप्ड वायरसेस में कोई एनवलप नहीं होता। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि वायरसेस जो एनवलप्ड वायरसेस होते हैं, एनवलप्ड वायरसेस का एनवलप क्या ये वायरल ऑरिजिन का है या होस्ट ऑरिजिन का है? आप बोलोगे सर एनवलप्ड वायरसेस का जो एनवलप है इट इज पार्टली वायरल इन ऑरिजिन, पार्टली इट कम्स फ्रॉम द होस्ट सेल। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोटीन वाला पार्ट है दैट कम्स फ्रॉम द वायरस इटसेल्फ, और इसका जो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड वाला हिस्सा है वो ये होस्ट सेल से लाया हुआ होता है। ठीक है, इसमें अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो। अच्छा, एनवलप्ड वायरसेस के कुछ एग्जाम्पल देखो, बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल्स यहां पर लिखे हैं, बहुत बेहद खूबसूरत एनवलप्ड वायरसेस के एग्जाम्पल्स। HIV, HIV जानते हो? HIV का फुल फॉर्म मुझे बताएगा कोई? नहीं बताएगा? दूसरा एग्जाम्पल तुम लोग याद रखो, इन्फ्लुएंजा वायरस। HIV और इन्फ्लुएंजा वायरस दोनों क्या है? एनवलप्ड वायरस है। ये HSV और HPV इसको टच मत करो, नहीं चाहिए तुम लोग को। नॉन एनवलप्ड वायरसेस का एग्जाम्पल बेटा, नॉन एनवलप्ड वायरसेस का एग्जाम्पल दिया है पैरोवायरस। हाँ, HIV का नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। नॉन एनवलप्ड वायरसेस का एग्जाम्पल नोरो वायरस, पैरोवायरस। ठीक है, दो एग्जाम्पल काफी। अच्छा, नॉन एनवलप्ड वायरस का एक और एग्जाम्पल बेटा लिख सकते हो, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल। मुझे TMV का फुल फॉर्म बताओ, कौन बोलेगा? TMV का मतलब है टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस, ये भी एक नॉन एनवलप्ड वायरस ही है। तो वायरसेस का स्ट्रक्चर बेटा ये था। अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, अभी 2.3 पॉइंट और बताऊंगा, लेकिन पेज नंबर नेक्स्ट पे। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर। हाँ, सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं आगे। अच्छा जी, हम बेटा वायरसेस के टाइप्स आपको बताएंगे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल।
types of viruses based on genetic material. जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे वायरसेस के टाइप्स. जेनेटिक मटेरियल मतलब बेटा न्यूक्लिक एसिड. वायरस में कौन सा न्यूक्लिक एसिड होगा उस बेसिस पे वायरसेस के टाइप्स. क्या डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होगा या राइबोस न्यूक्लिक एसिड? ठीक है ना. देखिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, वायरसेस के दो टाइप्स हैं. एक उनको हम बोलते हैं डीएनए वायरसेस. डीएनए वायरसेस, डीएनए वायरसेस मतलब जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा डीएनए, या डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड वायरसेस. ठीक है. और दूसरा कैटेगरी होगा बेटा आरएनए वायरसेस, राइबोस न्यूक्लिक एसिड वायरसेस. ठीक है. डीएनए वायरसेस एंड आरएनए वायरसेस. ओके. तो डीएनए वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल क्या है बेटा जी? डीएनए. आप देखो यहां पर डीएनए वायरसेस दो टाइप्स के. एक वो जिनका जेनेटिक मटेरियल होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. वायरसेस हैविंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. मतलब क्या है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का? जिसमें दो डीएनए के चेन्स होंगे. ऐसे अगर ये एक डीएनए चेन है और ये दूसरा, जिनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा एज जेनेटिक मटेरियल. वायरसेस हैविंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल. और दूसरी कैटेगरी रहेगी बेटा वायरसेस हैविंग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. सिंगल stranded DNA as genetic material. ठीक है. सिंगल स्ट्रैंडेड जेनेटिक मटेरियल मतलब बस एक डीएनए चेन होगा. राइट. ऊपर वाले केस में हम एग्जांपल लिखेंगे. वायरसेस जिनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है. फॉर एग्जांपल herpes वायरस. herpes वायरस, herpes वायरस इंसानों में herpes डिजीज कराता है. और लिखेंगे आप कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस. कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस. दो एग्जांपल्स काफी. यहां देखिए, वायरसेस जिनमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा एज जेनेटिक मटेरियल. एक वायरस है उसका नाम है कोलीफेज. कोलीफेज, ध्यान से देखना नाम क्या है. 5X174 ये इसका नाम है. कोलीफेज 5X174. ये एक ऐसा वायरस है जो ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है. ठीक है. दूसरा वाला
M13 फेज, फेज मतलब वायरस। ये दो एग्जांपल्स, ठीक है जी। अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी के पास, ऐसे वायरसेस जिनमें आरएनए होगा एज जेनेटिक मटेरियल, लेकिन आरएनए भी सेम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है। तो हम लिखेंगे वायरसेस हैविंग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे रियो वायरस, रियो वायरस, वोंड ट्यूमर वायरस, वोंड ट्यूमर वायरस। दूसरी कैटेगरी वायरसेस having single stranded RNA as genetic material, जिनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा एज जेनेटिक मटेरियल। एग्जाम्पल में लिखो TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। इसमें मैं आपको इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स दूंगा। HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिससे इंसान में एड्स होता है। एंड शायद इसको जानते होंगे, जानते हो, हो गया। भाई हो गया ना? हाँ, तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो ना, क्या देख रहे हो फिर? सबने स्क्रीनशॉट लिया? एवरीबॉडी, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? हाँ जी बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया। ओके, आगे बढ़े हम। देखो बेटा, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से वायरस के बारे में बताऊंगा। एक टाइप का वायरस है बेटा, उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस। फेज मतलब वायरस। अब बैक्टीरियोफेजेस का मतलब है वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल्स, वायरसेस which infect bacterial cells. Viruses which infect bacterial cells. आपको एक बैक्टीरियोफेज का इमेज दिखाते हैं।
ये जरा देखो, दिखाई दे रहा है ना? यस, सबको दिखाई दे रहा है। तो ये एक बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। अब देख लो बेटा, इसमें स्ट्रक्चर कितना इंटरेस्टिंग है ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है इसका। तो बैक्टीरियोफेज जो कि इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल्स को, क्या क्या चीजें होती है इसमें? देख लो भाई, इसमें हेड लिखा है। हेड मतलब ये कैप्सिड है। और आपको पता है, अभी अभी मैं बोल चुका हूं, कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन यूनिट्स विच आर नोन एज कैप्सोमियर्स। इसी कैप्सिड के अंदर आपको मिलेगा मेन चीज, क्या? डीएनए। डीएनए बोले तो इसका जेनेटिक मटेरियल। अब आप सवाल पूछोगे, सर इसके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए डबल स्टैंडर्ड होगा या सिंगल स्टैंडर्ड? बिल्कुल मैं बोलूंगा इट इज डबल स्टैंडर्ड। तो मतलब ये एक डीएनए वायरस है जिसके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। और ये डीएनए छुपा होता है एक हेक्सागोनल कैप्सिड के अंदर, जिसको हम हेड भी बोल सकते हैं। राइट। इस हेड के बाद छोटा सा आपको नेक दिखने को मिलेगा, फिर कॉलर, फिर लंबा सा हैंडल शीथ, और फिर बेस प्लेट एंड टेल फाइबर्स। ये जो इसके टेल फाइबर्स है, ये बहुत ही काम की चीज है। इन्हीं टेल फाइबर्स की मदद से ये अटैच हो जाएगा एक बैक्टीरियल सेल के साथ। टेल फाइबर्स क्या काम करते हैं? हेल्प इट इन अटैचिंग टू बैक्टीरियल सेल्स। बैक्टीरियल सेल्स, चलो बेटा आपको दिखाई देता हूं ये बैक्टीरियल सेल्स के साथ अटैच कैसे होगा। मान लो एक बैक्टीरियल सेल है, रॉड शेप्ड बैक्टीरियल सेल। बताओ बेटा, रॉड शेप्ड बैक्टीरियल सेल्स को हम क्या बोलते हैं? पढ़ाया हूं, कौन बोलेगा? रॉड शेप्ड बैक्टीरियल सेल्स आर नोन एज, शेप की बात कर रहा हूं, रॉड शेप्ड बैक्टीरियल सेल्स को हम क्या बोलते हैं? क्या रॉड शेप्ड बैक्टीरियल सेल्स को हम कोकाई बोलेंगे, कोकस बोलेंगे? क्या रॉड शेप्ड बैक्टीरियल सेल्स को हम विब्रियोज बोलेंगे? क्या रॉड शेप्ड बैक्टीरियल सेल्स को हम स्पाइरेलम्स बोलेंगे? क्या रॉड शेप्ड बैक्टीरियल सेल्स को हम बैसिलाई बोलेंगे? मैं ये पढ़ाया हूं, अगर तुम लोग को याद नहीं है तो फिर पढ़ने का कोई हक नहीं है तुमको, तुम लोग याद ही नहीं रखते हो। बेटा रॉड शेप्ड बैक्टीरियल सेल्स आर नोन एज बैसिलस बैक्टीरिया। ये एक रॉड शेप्ड बैक्टीरियल सेल है, और ये रहा इस रॉड शेप्ड बैक्टीरियल सेल का खुद का न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड न्यूक्लियोइड मैं बता चुका हूं, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, चलो मान लेते हैं इस रॉड शेप्ड बैक्टीरियल सेल को एक बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट किया। इन्फेक्ट कैसे करेगा यह बैक्टीरियोफेज? देख लो, ये रहा बैक्टीरियोफेज का हेक्सागोनल कैप्सिड, फिर थोड़ा सा नेक, नेक के बाद शीथ, कॉलर जो भी है, फिर बेस प्लेट, और ये रहे इस बैक्टीरियोफेज के टेल फाइबर्स।
तो टेल फाइबर की मदद से ये बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच हुआ और इसके कैप्सिड के अंदर जो डीएनए था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, वो डीएनए कैप्सिड से निकल के यहां पर आ चुका है बेटा। कहां पर? बैक्टीरियल सेल के अंदर। ये देखिए, बस दिस इज द बैक्टीरियोफेज डीएनए। बैक्टीरियोफेज डीएनए, समझ रहे हैं बात? तो जैसे ही इसने बैक्टीरियोफेज ने अपना डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल दिया, बाकी बचा ना खाली कैप्सिड, एम्प्टी कैप्सिड, एम्प्टी कैप्सिड। बस अब इस एम्प्टी कैप्सिड का कोई मतलब नहीं, काम खत्म। अब मेन जो चीज है ना वो यही है, क्या? बैक्टीरियोफेज का डीएनए। यही बैक्टीरियोफेज का डीएनए सारा काम करेगा। क्या काम करेगा? ये बैक्टीरियोफेज डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर मल्टीप्लाई करेगा। इट मल्टीप्लाइज इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। और जब बहुत सारे बैक्टीरियोफेज डीएनए बनेंगे, नंबर ऑफ बैक्टीरियोफेज डीएनए, तब ये बैक्टीरियोफेज डीएनए बैक्टीरियल सेल के मशीनरी को यूज करके, इसके एंजाइम्स को यूज करके प्रोटीन्स बना देगा। उन प्रोटीन्स की मदद से हर एक डीएनए के सराउंडिंग में कैप्सिड बना देगा। ठीक है, मतलब कहने का यह है, इधर मैं आपको बताऊं, मान लो ये रही ये बैक्टीरियल सेल, इसी बैक्टीरियल सेल के अंदर ये रहा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। अब ये वायरल डीएनए मतलब बैक्टीरियोफेज डीएनए अंदर मल्टीप्लाई हो चुका है। इसने बहुत सारे डीएनए कॉपीज बना दिए। ठीक है, ठीक है ना? फिर क्या करेगा? यही बैक्टीरियोफेज का डीएनए, वायरल डीएनए, बैक्टीरियल सेल का पूरा सिस्टम यूज करेगा, उसकी सारी मशीनरी यूज करेगा और हर डीएनए, बैक्टीरियोफेज डीएनए के सराउंडिंग में एक छोटा सा कैप्सिड बनेगा। राइट? अल्हम्दुलिल्लाह, देख लो। ऐसे करके कुछ बन गया ना, बन गया ना बहुत सारे नए वायरसेस, वायरस पार्टिकल्स। फिर क्या होगा? फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब ये पूरी की पूरी बैक्टीरियल सेल फट जाएगी, इसका खुद का डीएनए फट जाएगा और ये वायरस पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे। अब सोचो जरा, एक बैक्टीरियोफेज ने इंफेक्शन किया था, बस डीएनए अंदर डाल दिया, उस डीएनए ने फिर कितने सारे नए नए वायरसेस बना दिए। पूछो अगर इसमें कोई डाउट है तो, इसमें अगर कोई शक है, डाउट है तो बेटा पूछ लो। अगर डाउट नहीं है तो फिर स्क्रीनशॉट लेके इसका डन कर दो।
हो गया? अरे भाई सारे ले लो स्क्रीनशॉट। किसने नहीं लिया? बंटी ले लिया, रश्मि ने लिया, सौम्या ने लिया, श्रुति ने लिया, मनीष ने लिया, तेज प्रताप यादव, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? हाँ तेज प्रताप, बच्चा स्क्रीनशॉट हो गया तुम्हारा। आगे बढ़े हम फिर। चलो भाई, तो ये तो थी कहानी वायरसेस की, लेकिन वायरसेस के साथ साथ आपको मैं कुछ वायरसेस से छोटे पार्टिकल्स के बारे में बताऊंगा, जिनको हम बेटा बोलते हैं सब वायरल एजेंट्स। सब वायरल पार्टिकल्स या सब वायरल एजेंट्स। बस एक एक लाइन में बोलूंगा इनके बारे में, ज्यादा नहीं। तो पहला सब वायरल पार्टिकल इनको हम बोलते हैं वायरॉइड्स। एक तो वायरसेस मैंने लिखा, दूसरा मैं लिख रहा हूं वायरॉइड्स। वायरॉइड्स को डिस्कवर किया था 1971 में डाइनर ने। डिस्कवर्ड बाय डाइनर इन 1971। अब ये क्या चीजें हैं भाई? आपकी किताब पे लिखा होगा दे आर द स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल्स। स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब जो खुद का दूसरा कॉपी बनाता है। जैसे वायरस बैक्टीरियल सेल के अंदर जाके या किसी होस्ट सेल के अंदर जाके मल्टीप्लाई होके अपने अपने जैसे बहुत सारे कॉपीज बनाता है। स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल्स, उसको हम सेल्फ रेप्लिकेशन बोलते हैं। या जैसे डीएनए, डीएनए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, उस डीएनए की एक प्रॉपर्टी होती है, डीएनए खुद के बहुत सारे कॉपीज बनाता है। डीएनए की जेरॉक्स कॉपीज बनने के प्रोसेस को बेटा बोलते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेटिंग मतलब बहुत सारे कॉपीज बनाना, जेरॉक्सिंग करना। तो वायरसेस क्या है बेटा? वायरॉइड्स क्या है? दे आर स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल्स। ध्यान से सुनना, वायरसेस भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल्स हैं, लेकिन इनसे छोटे वायरॉइड्स हैं। दूसरा पॉइंट, दे आर इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल्स व्हिच आर डिवॉइड ऑफ प्रोटीन कोड। बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट, इतना याद रखोगे तो तुम लोग का नीट में क्वेश्चन फंस जाएगा। इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल्स, इसका मतलब वायरॉइड्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो आरएनए होगा। इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल्स विदाउट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इनमें प्रोटीन कोट नहीं होता, कैप्सिड नहीं होता। ले लूंगा अटेंडेंस ले लूंगा, ठीक है। इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल्स है ये विदाउट प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट बोले तो कैप्सिड। मैंने अभी बताया आपको, वायरस में अगर नॉन एनवेलप्ड वायरस है तो उसमें दो चीजें जरूरी होंगी। क्या? एक तो कैप्सिड होगा, दूसरा कैप्सिड के अंदर होगा न्यूक्लिक एसिड, या तो डीएनए या तो आरएनए। अब यहां पर केस ही कुछ उल्टा है। न्यूक्लिक एसिड है यहां पर, कौन सा वाला न्यूक्लिक एसिड? आरएनए, लेकिन बाहर से कैप्सिड है ही नहीं, ठीक है। दे आर विदाउट एनी कैप्सिड, मतलब नेकेड, अकेला इनके अंदर आरएनए ही होता है, और वही आरएनए एक्ट करता है एज अ वायरस। तभी ना इनको वायरसेस नहीं बोलते, क्योंकि वायरस होने के लिए दो चीजें चाहिए। क्या? कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड। यहां पर कैप्सिड होता नहीं है,
बचा खाली न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। समझ आ रही है? दैट इज वाई इनको वायरसेस नहीं बोला गया, इनको बोला गया है वायरॉइड्स। लाइक वायरसेस ये भी ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स लाइक वायरसेस। लाइक वायरसेस, वायरसेस की तरह ही ये भी ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट मैंने तुमको बताया है, मतलब इनके पास कोई चारा नहीं है जिंदा रहने का। अगर ये पैरासाइट बन गए, सेल के अंदर चले गए, तब ये जिंदा रहेंगे। अगर वो सेल के अंदर ये नहीं गए, देन दे आर नॉन लिविंग। ऑब्लिगेट मतलब स्ट्रिक्ट। ठीक है, चलेगा ये? इसके बाद दूसरा वाला सब वायरल पार्टिकल जिसके बारे में आपको जानने की जरूरत है, उनका नाम है वायरोसॉइड्स। वायरोसॉइड्स, पहले लिखा मैंने वायरॉइड्स, अब मैंने लिखा वायरोसॉइड्स। वायरोसॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाय रैंडल रैंडल। ठीक है, अब देखिए इनके साथ क्या सीन है। दे आर आरएनए वायरसेस, इनके पास भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही है। दे आर आरएनए वायरसेस, but inside the capsid of other larger viruses. Capsid of other larger viruses. छोटे वायरसेस होते हैं ये। तो ये वायरसेस करते क्या है काम, ये किसी दूसरे वायरस के कैप्सिड में घुस जाते हैं। बड़ा जो वायरस होगा इनसे काफी बड़ा, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, वायरसेस से काफी छोटे होते हैं, इसलिए ये बड़े वायरसेस के कैप्सिड में रह जाते हैं। तभी इनको वायरसेस ना बोलेंगे ना वायरॉइड्स बोलेंगे, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज वायरोसॉइड्स। मतलब छोटे वायरसेस इनसाइड द कैप्सिड्स ऑफ बड़े वायरसेस। ये इंफेक्शियस नहीं होते, दे डू नॉट कॉज एनी इंफेक्शन, दे आर नॉन इंफेक्शियस। या हम ये बोलेंगे कि अभी तक ये देखा नहीं गया कि इनकी वजह से कोई इंफेक्शन हो, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, किसी में भी। तीसरा, और इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट, प्रायॉन्स। प्रायॉन्स प्रायॉन्स आर infectious protein particles. Infectious protein particles. यहां पर जेनेटिक मटेरियल होता ही नहीं है, कोई डीएनए कोई आरएनए नहीं, केवल आप बोल सकते हो कैप्सिड ही कैप्सिड है। कैप्सिड आपको पता है प्रोटीन्स का बना होता है, और वही प्रोटीन्स बेटा इंफेक्शन कॉज करते हैं। दे आर द इंफेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स, और ये प्लांट्स और एनिमल्स में काफी सारे डिजीजेस कराते हैं। डिजीजेस का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि आपको याद रहेगा नहीं, इसलिए बस इतना याद रखो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका।
स्क्रीनशॉट हो गया? 2 3 4 5। तो तेज प्रताप यादव क्लास छोड़ दिया। हाँ, चलो कोई बात नहीं, आगे अपन बढ़ते हैं। वायरसेस के साथ बेटा हमारा बोटैनी का दूसरा बड़ा यूनिट खत्म हो गया। पहले हमने पढ़ा लिविंग वर्ल्ड, उसके बाद हमने पढ़ा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने बैक्टीरिया मतलब किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ा, देन किंगडम प्रोटिस्टा, देन किंगडम फंजाई, और वहां पर हम जूलॉजी में एनिमल किंगडम पढ़ चुके हैं। अब बचा हमारे पास एक किंगडम, दैट इज किंगडम प्लांटी या प्लांट। वो हम बच्चे आज ही स्टार्ट करेंगे, हमारे पास अभी टाइम बहुत है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट आवर न्यू यूनिट, दैट इज प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, बिल्कुल ऐसे ही रहो आप। मैं प्लांट किंगडम के लिए, प्लांट किंगडम से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज ढूंढ रहा हूं आपके लिए। ये मैंने बहुत ही आसान और सरल इमेज लाई आपके लिए। इमेज देख के आप खुश हो जाएंगे, इतनी आसान इमेज है। हाँ जी, दिखाई दे रहा है? ये बहुत प्यारा सा, सिंपल सा, सरल सा फ्लो चार्ट है, और कुछ नहीं किया हमने। इज इट विजिबल टू एवरीबॉडी? हाँ जी, तो प्लांट किंगडम का ये सिंपल सा, सरल सा क्लासिफिकेशन दिया है। सबसे पहले आप देख लो, इस फ्लो चार्ट में प्लांट किंगडम को दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक ग्रुप का नाम है क्रिप्टोगैमी, और दूसरे ग्रुप का नाम है फनीरोगैमी। ठीक है, पहले हम ये दो वर्ड्स को समझते हैं कि क्रिप्टोगैमी क्या है और फनीरोगैमी क्या है। देखिए बेटा, क्रिप्टोगैमी, क्रिप्टोगैमी बोलो या क्रिप्टोगैम्स बोलो, एक ही बात है, कोई टेंशन नहीं। इस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ बेटा सीडलेस प्लांट्स आएंगे। कौन से? इट इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स which lack seeds, which lack seeds। ऐसे प्लांट्स बेटा जी जिनमें सीड्स होते ही नहीं है, ऐसे प्लांट्स को हम क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं या क्रिप्टोगैमी। और दूसरी कैटेगरी देखिए, वहां पर क्या लिखे हैं हम? फनीरोगैमी, फनीरोगैमी। फनीरोगैमी में वो वाले प्लांट्स रखे गए हैं जिनके पास सीड्स होते हैं। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स, group of plants which have seeds, which have
सीड्स। क्लियर है? आसान है, ये बिल्कुल आसान है। फिर देखिए बेटा, जो ये क्रिप्टोगैमी वाला ग्रुप है, इस ग्रुप को फर्दर तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, क्रिप्टोग्रामी ग्रुप जो है, ग्रुप ऑफ प्लांट्स क्रिप्टोगैमी, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 डिविजन्स, 3 डिविजन्स, DIVISIONS। आप ऐसे मान लो, प्लांट किंगडम को 2 सब किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। सब किंगडम्स, पहला सब किंगडम क्रिप्टोगैमी और दूसरा सब किंगडम फनिलोगैमी। क्रिप्टोगैमी सब किंगडम को 3 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा डिवीजन? पहला डिवीजन थैलोफाइटा, ये रहा थैलोफाइटा। दूसरा डिवीजन ब्रायोफाइटा और तीसरा डिवीजन टेरिडोफाइटा। ठीक है, पहले इसको खत्म करते हैं। आप देख रहे होंगे थैलोफाइटा को 3 ग्रुप्स में फिर से डिवाइड किया गया है। फंजाई, इनके बारे में हमको पढ़ना नहीं है, हम पढ़ चुके हैं। फिर यहां पर क्यों रखा है ये भी मैं बताऊंगा। लाइकन्स, इनके बारे में हमको पढ़ना नहीं है, अगेन यहां पर रखा गया है। क्यों रखा गया है मैं बताऊंगा। देखो, थैलोफाइटा वर्ड का मतलब, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा मतलब प्लांट्स हैविंग थैलोइड बॉडीज, थैलोइड बॉडीज, ऐसे प्लांट्स जिनके पास थैलोइड बॉडीज होते हैं, उन प्लांट्स को थैलोफाइटा में रखा गया। तो फिर फंजाई को थैलोफाइटा में क्यों रखा गया? इसलिए बेटा, क्योंकि पुराने जमाने के कुछ रिसर्चर्स, कुछ टेक्सानमिस्ट्स ये मानते थे कि फंजाई भी प्लांट्स ही है, और वो ये मानते थे कि लाइकेंस भी प्लांट्स ही है। मतलब कुछ टेक्सानमिस्ट्स ने फंजाई और लाइकेंस को प्लांट किंगडम में ही रखा था, लाइक कैरोल्स लीनियस। उसके बाद भी कुछ ऐसे थे जिन्होंने फंजाई और लाइकेंस को प्लांट किंगडम में ही रखा था, राइट? इसलिए यहां पर क्या, फंजाई जो कि हमको पढ़ना नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट प्लांट्स, और लाइकेंस ये दोनों प्लांट्स नहीं। दैट इज वाई हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे किसके ऊपर? एल्गी के। तो थैलोफाइटा ये एक ऐसा क्लास है, ऐसा डिवीजन है प्लांट्स का जिनके पास थैलोइड प्लांट बॉडीज होती है। अब आप बोलोगे सर थैलोइड प्लांट बॉडीज क्या होती है? बेटा, थैलोइड प्लांट बॉडी का मतलब है ऐसी प्लांट बॉडी इन विच रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम इज इंडिस्टिंक्ट। ना इनमें रूट सिस्टम दिखेगा, ना इनमें शूट सिस्टम दिखेगा। मतलब इस प्लांट में अगर आप रूट्स ढूंढोगे नहीं मिलेंगे। अगर इस प्लांट में आप शूट्स ढूंढोगे, शूट समझते हो ना, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, नहीं दिखेगा। फिर ये बॉडी कैसा होगा भाई? ये प्लांट बॉडी में आप रूट सिस्टम, शूट सिस्टम डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाओगे। देयर इज नो रूट सिस्टम, देयर इज नो शूट सिस्टम। ग्रीन कलर का कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, लैकिंग रूट्स एंड शूट्स। दैट इज व्हाई ऐसे प्लांट बॉडी को थैलस बोलते हैं, या थैलॉइड प्लांट बॉडी। और उन प्लांट्स को जिनमें प्लांट बॉडी में रूट सिस्टम और शूट सिस्टम इंडिस्टिंक्ट होगा, उन प्लांट्स को हम थैलॉइड प्लांट्स बोलते हैं। एंड थैलॉइड प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन एल्गी। आप ये मान लो कि डिवीजन थैलोफाइटा में केवल एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स आता है, उनको अपन बोलते हैं एल्गी। और एल्गी में क्या होता है बेटा जी? थैलॉइड प्लांट बॉडीज, राइट? कोई रूट सिस्टम, कोई शूट सिस्टम नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है,
दूसरा डिवीजन आप देख लो, ब्रायोफाइटा, इनके बारे में हमको पढ़ना है। देन टेरिडोफाइटा, इनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, फिर जाएंगे सब किंगडम फनीरोगैमी पे। सब किंगडम फनीरोगैमी को हमने डिवाइड किया है दो डिविजन में। एक डिवीजन जिम्नोस्पर्मी और दूसरा डिवीजन एंजियोस्पर्मी। हमको पता है फनीरोगैमी में सीड्स प्रेजेंट होते हैं, सीड्स प्रेजेंट, ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड्स प्रेजेंट होंगे उनको हम फनीरोगैमी बोलते हैं, और इनमें जिम्नोस्पर्म्स भी आएंगे, एंजियोस्पर्म्स भी आएंगे। अब तो फिर इनमें फर्क क्या है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी, मैं आपको अगले पेज पे बताऊंगा। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया स्क्रीनशॉट, हो गया ना? चलो भाई अगले पेज पे सेम डायग्राम में फिर से लाऊंगा, देखते रहो। हाँ जी, तो हमको बोलना है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। देखो, जिम्नोस्पर्मी, इस डिवीजन में जितने भी प्लांट्स होंगे उनमें होगा बेटा नेकेड सीड्स। नेकेड सीड्स, नेकेड समझते हो, मतलब seeds not enclosed within fruits. Seeds not enclosed within fruits. और एंजियोस्पर्म्स को देखो, एंजियोस्पर्मी, ऐसे वाले प्लांट्स जिनमें सीड्स हिडन होंगे, छुपे हुए होंगे। कहां? सीड्स आर एनक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट्स। इन दोनों स्टेटमेंट्स को बेटा ध्यान से देखो। मैंने कहा जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड्स होते, मतलब जो सीड्स होंगे वो फ्रूट के अंदर है ही नहीं, इसका मतलब इनमें फ्रूट होगा ही नहीं, नो फ्रूट। और एंजियोस्पर्म्स में सीड्स छुपे रहते हैं, कहां पर? फ्रूट्स के अंदर। इसका मतलब दे आर फ्रूट बियरिंग प्लांट्स, फ्रूट बियरिंग प्लांट्स, फ्रूट बियरिंग प्लांट्स। देखो, आप एप्पल खाते हो, एप्पल खाने के बाद अंदर आपको सीड मिलेगा, छुपा हुआ है ना सीड, बाहर से दिखाई नहीं देगा। आप मैंगो खाओ, आम, बाहर से आपको गुठली दिखाई नहीं देगी, लेकिन जब आप आम खाओगे अंदर से आपको सीड दिखाई देगा। सेम कहानी है बाकी सारे फ्रूट्स के साथ जो आप खाते हो, है ना? अमरूद खाओ, बाहर से सीड दिखाई नहीं देगा लेकिन अंदर छुपा हुआ है। ग्रेप्स, संतरा, पोमोग्रेनेट मतलब अनार, ये सारे बेटा फ्रूट बियरिंग प्लांट्स हैं। इनमें सीड्स आपको फ्रूट के अंदर छुपे हुए मिलेंगे। जरा मुझे बताइए बेटा, फ्रूट कहां से बनता है? प्लांट के कौन से पार्ट से फ्रूट बनता है? 10वीं क्लास में पढ़े हो तुम लोग। कैन एनीवन टेल मी? बंटी, रश्मि, सौम्या, श्रुति, फ्रूट जो हम खाते हैं वो प्लांट के किस हिस्से से बनता है? जल्दी बोलो। नहीं पता? अच्छा, तुम लोग को पता होगा प्लांट्स में फ्लावर्स भी होते हैं,
फ्लावर में कार्पल होता है। कार्पल मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन। कार्पल में नीचे एक ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, पढ़ा है ना? हम्म। तो ये जो ओवरी है ना बेटा, ओवरी जब पक जाएगी ना, कार्पल की ओवरी, उससे बेटा फ्रूट बनेगा, और ओव्यूल पकेगा तो सीड बनेगा। अब देखो, कार्पल का ओवरी पकेगा तो फ्रूट बनेगा, ओवरी के अंदर सीड है, ओव्यूल है, तो ओव्यूल पकेगा तो वो सीड बन जाएगा। लेकिन ये कार्पल बेटा किस चीज का पार्ट है? फ्लावर का। तो हम ये बोल सकते हैं ना, फ्रूट बियरिंग प्लांट्स में फ्लावर्स होंगे, सो इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में फ्रूट है ही नहीं, इसका मतलब इनमें फ्लावर भी नहीं होगा। दैट इज वाई इनको हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स बोलेंगे। क्या समझे? नो डाउट जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स दोनों में सीड्स होते हैं, लेकिन में बड़ा डिफरेंस क्या है? जिम्नोस्पर्म्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसलिए उनमें फ्रूट्स बनते नहीं। फ्रूट्स नहीं बनेंगे तो सीड्स बाहर से ही दिखते हैं, सीड्स नेकेड होते हैं, वो फ्रूट के अंदर नहीं होते। लेकिन एंजियोस्पर्म्स में जो सीड्स होते हैं वो छुपे रहते हैं फ्रूट्स के अंदर, और फ्रूट्स बनते हैं फ्लावर्स से। दैट इज वाई इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। बताओ भाई, ये समझ आया? अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछो। नहीं ना? और एक पॉइंट देखो, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। अब देखो, एंजियोस्पर्म्स बेटा दो टाइप के होते हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, है ना? मोनोकॉट का मतलब जिसके सीड में, एक ऐसा एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिसके सीड में दो कॉटलीडन्स होते हैं, सॉरी एक कॉटलीडन होता है। मोनो मतलब सिंगल, monocot, seed has only one cotyledon, only one cotyledon। और डाइकॉट्स, डाइकॉट्स ऐसे वाले एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं। अब आप बोलोगे सर कॉटलीडन क्या है, मैं समझा दूंगा। जिनके सीड में दो कॉटलीडन्स होते हैं, टू कॉटिलीडन्स। ये कहानी आप याद रखोगे, कॉटलीडन के बारे में मैं अगली क्लास में समझा दूंगा। यहां तक समझ आ गया ना? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? तो फिर जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। कम ऑन हरी अप। स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हो गया? सबका स्क्रीनशॉट हो गया? बताओ, आज का लेक्चर समझ आया? मजा आया इसमें? हाँ, तो क्लास कंटिन्यूअसली करोगे तो मजा तो आएगा ही। चलो बेटा, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। ओके, बाय बाय बेटा, बाय, थैंक यू।